हम लोग अभी देख रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सब ग्रुप्स। तो उस दिन मैंने आपको सब ग्रुप का डेफिनेशन बताया था, यानी उप समूह का डेफिनेशन बताया था। याद करो पिछले कक्षा में क्या था उप समूह का डेफिनेशन, बताओ। आप सब लोग लिखें अपने कॉपी में, जो उस दिन नहीं आए थे जरूर लिखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और उस दिन हम लोग ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी समूह के किसी अवयव की कोटि क्या होती है, वो भी हम लोग पढ़े थे, और उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स भी बनाए थे, सारे इंपॉर्टेंट थे, तो वो सब आप याद रखिएगा। तो मैं चलो एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, एक हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि किसी ग्रुप का सब ग्रुप हम किसे बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए जी एक ग्रुप है और इसमें हमने संयोजन को इस स्टार से निरूपित किया है, यानी ये ऑपरेशन है जी में, ये संयोजन है, ये कंपोजिशन है। और मान लीजिए एच जी का कोई सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट, यानी अरिक्त उप समुच्चय। एच क्या है? जी का अरिक्त उप समुच्चय है। तो एच को हम जी का सब ग्रुप कब कहेंगे? सब ग्रुप, सबसेट और सब ग्रुप में फर्क है। सबसेट मतलब कुछ भी नहीं, जैसे ये जी एक ग्रुप है तो सबसेट मतलब एक इसका छोटा सा टुकड़ा, वो सबसेट हुआ। उप समुच्चय मतलब छोटा सा हिस्सा, ग्रुप का छोटा सा हिस्सा, वो उप समुच्चय हुआ। लेकिन सब ग्रुप बोल रहे हो आप उसको, मतलब बहुत बड़ी बात है। यानी कि सब ग्रुप मतलब कि ग्रुप के जैसे ही वो प्रॉपर्टी अगर निभाएगा, ग्रुप के जैसे ही गुणधर्मों को अगर वो पालन करेगा, तब आप उसको सब ग्रुप कहोगे। यानी कि एच जी का सब ग्रुप तब कहलाएगा जब एच भी खुद उसी ऑपरेशन के सापेक्ष, यानी उसी संक्रिया के सापेक्ष, जो संक्रिया आप ग्रुप में परिभाषित किए हो, उसी संक्रिया के सापेक्ष एच खुद भी अपने आप में अगर एक ग्रुप होगा, खुद भी अपने आप में क्या होगा, एक अगर ग्रुप होगा, तब आप एच को जी का क्या कहोगे? सब ग्रुप कहोगे। यानी एच अपने आप में क्या होना चाहिए? एक ग्रुप होना चाहिए। अपने आप में ग्रुप बोलने का मतलब क्या है कि एच को भी उन चारों गुणधर्मों का पालन, उन चारों अभिक्रियतों का पालन करना पड़ेगा जिनका पालन ग्रुप जी में होता है। कौन कौन से अभिक्रियत आपको पता होगा? संवरक अभिक्रियत, साचर अभिक्रियत, तत्समक अभिक्रियत और प्रतिलोम, यानी क्लोजर एक्सिम, एसोसिएटिव एक्सिम, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ये चारों अभिक्रियतों का पालन एच में भी होना होगा, तब एच जी का क्या कहलाएगा? सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, अब सुनिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं सब ग्रुप पर। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मगर हम केवल सीमित एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं क्योंकि आपको जल्दी से आगे बढ़ना है इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, पहला एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट, यदि ई और ओ क्रमशः सम तथा विषम पूर्णांकों का समुच्चय है, तब ई को अगर हम प्लस ऑपरेशन के सापेक्ष, यानी कि संयोजन को अगर हम लोग योगात्मक रूप में प्रदर्शित करें, तो ई प्लस के साथ पूर्णांकों के समूह जेड प्लस का एक उप समूह होगा, किंतु ओ प्लस नहीं होगा। यानी ओ प्लस जो है, यानी जो विषम संख्याओं का जो समुच्चय है, वो इस प्लस के सापेक्ष इस जेड का उप समूह नहीं बन पाएगा। सम संख्याओं वाला समुच्चय उप समूह बन जाएगा, विषम वाला नहीं बन पाएगा। तो कारण क्या है सर इसका? तो देखो मैं फटाफट इसको, इसका सब ग्रुप जल्दी से सिद्ध करके दिखा रहा हूं। सब ग्रुप की मैं आपको क्या डेफिनेशन बताया? एच को जी का आप सब ग्रुप तब कहोगे यदि एच खुद भी उसी ऑपरेशन के सापेक्ष, जो ऑपरेशन जी में आपने डिफाइन किया उसी ऑपरेशन के सापेक्ष एच खुद में क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। वही बात आप यहाँ पे अप्लाई करके देखो कि सर जेड प्लस अगर एक ग्रुप है, जेड किसका? जेड कौन है बताओ? जेड कौन है? पूर्णांकों का समूह है। कौन है? पूर्णांकों का समूह, धनात्मक ऋणात्मक शून्य सब इसमें समाहित है। और जेड अगर पूर्णांकों का समूह है तो ई प्लस इसका उपसमूह कैसे बन पाएगा? तो ई प्लस उसका उपसमूह बनने के लिए सबसे पहली बात तो ये तय है कि ई जेड का सबसेट है, क्योंकि जेड मतलब सारे पूर्णांक, लेकिन ई मतलब केवल कौन से पूर्णांक? केवल इवन इंटीजर्स, यानी केवल सम पूर्णांक, इवन इंटीजर्स मतलब 2 4 6 8 10 12, शून्य भी आएगा और -2 -4 -6, मतलब जितने भी सम वाले चीजें हैं, सम वाले संख्याएं वो आएंगी, तो सबसेट हो गया है ना, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा है ये। दूसरा, उप समूह का बोल रहे हो, खुद भी एक समूह होना चाहिए। तो फटाफट हम लोग चारों प्रॉपर्टी को ना ई के लिए संतुष्ट होता हुआ देख सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्लोजर एक्सिम, यानी संवरक अभिक्रियत में, संवरक अभिक्रियत में क्या होता है कि दो अवयव अगर वहां के चुनोगे और उसमें ये ऑपरेशन लगाओगे, तो जो नया चीज मिलेगा वो वापिस उसी समुच्चय का होना चाहिए। अब ये किसका समुच्चय है? सम संख्याओं का। तो कोई दो सम संख्या चुनो और दोनों के बीच में प्लस लगाओ, यानी दोनों को जोड़ो और फिर देखो आंसर क्या मिलता है। मान लो तुम 2 और 6 को जोड़े, दोनों सम संख्या है, आंसर क्या आएगा? 2 और 6 को जोड़ोगे 8। 8 क्या है?
सम संख्या, यानी क्लोजर लॉ का यहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो गया, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई होता है। अब दूसरा क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम। कोई भी तीन मैं सम संख्या लेता हूँ, मान लो 2 लेता हूँ, 8 लेता हूँ और 16 लेता हूँ, ठीक है। अब आप इसको ऐसे जोड़ दो या आप इसको ऐसे जोड़ो, क्या दोनों में फर्क है क्या बताओ। एसोसिएटिव लॉ ये होता है कि ब्रैकेट को आप एलिमेंट्स में बदल करके लगाइए, आपका आंसर सेम आएगा। इसमें भी आपका 8 2 10 16 26 आएगा और इसमें भी आपका 8 2 10 और 16 26 आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो गया। तीसरा क्या होता है बताओ बोला, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी यहाँ पे है कि नहीं बताओ। तो सम संख्याओं का समुच्चय है, तो 0 को हम लोग सम में मानते हैं, है ना। 1 3 5 7 वाला विषम हो गया, है नहीं। एक एक अंतराल में आप देखो ना, एक एक अंतराल में जब संख्याओं को लिखोगे 1 3 5 7, तो बीच में कौन आता है, 2 आता है, 4 आता है। तो देखो 1 के बाद 3 आया एक जगह छोड़ के, तो वैसे ही एक जगह छोड़ के इसके पहले कौन आएगा। तो हम 0 को किस में गिनते हैं, सम संख्याओं में गिनते हैं। तो जब ई है सम संख्याओं का समुच्चय, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 0 का अस्तित्व तो होगा ही होगा, तो आइडेंटिटी का अस्तित्व हो गया। और चौथा क्या है, इनवर्स। भाई ये तो समस्त सम पूर्णांक है ना, सारे के सारे, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। 2 के लिए -2 मिलेगा, 4 के लिए -4 का इनवर्स -4, 16 का इनवर्स -16, और सबका अस्तित्व है। इसलिए चारों प्रॉपर्टी को ये ई सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हम बिंदास होकर के क्या लिख दिए कि ई प्लस पूर्णांकों के समूह जेड प्लस का क्या होगा, उप समूह होगा। ओ प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ, क्यों नहीं होगा बताऊं। ये पहला ही नियम में फेल हो गया, पहला ही नियम इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो पहला नियम कौन सा है, क्लोजर एक्सिम यानी संवरक नियम। संवरक नियम क्या कहता है कि अगर तुम उस समुच्चय के 2 अवयव उठा रहे हो और उनके बीच ऑपरेशन लगा रहे हो, तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो चीज बनती है वो वापस उसी समुच्चय की होनी चाहिए। सम संख्या के केस में तो ये बात सही हो गई थी। कोई 2 विषम संख्या बताओ मेरे को। चलो एक बताए 3, दूसरा बताए 7, दोनों विषम संख्या है, जोड़ो तो बोला क्या ये वापस विषम संख्या है? ये तो ओ में बिलोंग नहीं करता। अगर कर जाता, मान लो 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पर मान लो विषम संख्या आ जाती, वैसे आती नहीं है, आ जाती, तो ये ओ में बिलोंग कर देती और वो हम कहते कि क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया, तब हम आगे के नियमों के बारे में सोचते। मगर यहाँ तो पहले ही नियम फेल हो गया, तो आगे के नियमों के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, और इसलिए ओ प्लस जो है वो जेड प्लस का उपसमूह नहीं होगा। नहीं समझ में आया क्या? आगे अच्छे से समझ में आया। वैसे जेड प्लस ओ प्लस, जेड प्लस जो है वो क्यू प्लस का उपसमूह। क्यू प्लस क्या है, क्यू क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और प्लस ऑपरेशन के साथ ये अपने आप में ग्रुप है। अपने आप में क्या है, ये ग्रुप है, और ये तो पूर्णांकों का ग्रुप होता है। और क्योंकि जेड सबसेट होता है किसका, क्यू का, जेड है सबसेट क्यू का, क्यू प्लस के सापेक्ष ग्रुप है, और जेड भी अपने आप में प्लस के सापेक्ष अपने आप में ग्रुप है। लेकिन जेड क्यू का क्या है, सबसेट है ना, इसलिए जेड को हम लोग क्यू का क्या कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे। सब ग्रुप होने के लिए 2 ही बातें होनी चाहिए, जैसे ये एक चीज है और ये दूसरा चीज है, ठीक है। तो इसको इसका सब ग्रुप कब कहोगे, पहला तो ये उससे छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए मतलब उसके अंदर का कोई एक टुकड़ा होना चाहिए, और दूसरा खुद भी अपने आप में क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। तो ये बात इसमें हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। फिर एक नोट देखो हम यहाँ पे लिखे हैं, अगर एच जी का उपसमूह है तो हमेशा ये 2 बातें सच होंगी, एच इनवर्स इज इक्वल टू एच और एच एच इक्वल एच। अब बोलोगे सर ये एच इनवर्स क्या है, ये कोई एलिमेंट का इनवर्स नहीं है, ये सब ग्रुप का इनवर्स है, मतलब किसी सेट का भी आप इनवर्स डिफाइन कर सकते हो। तो ये कैसे डिफाइन किए, आप नीचे देख लो। कोई बोलेगा सर ये एच इनवर्स क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ये एच है, ठीक है, ये एच है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एच इनवर्स कैसे तैयार होता है। कुछ नहीं करना है, एच के जितने भी एलिमेंट्स है सबका इनवर्स लेते जाओ। जैसे ये पहला एलिमेंट है H1, H1 का इनवर्स निकालो, जो भी चीज मिल रही है यहाँ लिख दो, ठीक है, ये H1 का इनवर्स हो गया। दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे H2, तो उसके इनवर्स को यहाँ रख दो। मतलब H के समस्त एलिमेंट्स का जब आप इनवर्स निकालोगे तो जो नया कलेक्शन तैयार होगा उसी को हम क्या नाम दे देंगे, H इनवर्स। मतलब H इनवर्स के एलिमेंट किस रूप के रहेंगे, H के एलिमेंट्स के इनवर्स के रूप में रहेंगे। समझ में? वैसे ही हम यहाँ पर ना दो कॉम्प्लेक्सेस, देखो सब ग्रुप और कॉम्प्लेक्स में फर्क है। कॉम्प्लेक्स मतलब केवल उप समुच्चय, जैसे मैं बोल रहा हूँ यदि एच और के समूह जी के 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब उप समुच्चय, उप समूह नहीं, उप समूह नहीं, सिर्फ क्या चीज, उप समुच्चय मतलब सबसेट, बस सबसेट को ही आप कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। सब ग्रुप अलग चीज होती है, सब ग्रुप कोई बड़ी चीज है। सब ग्रुप मतलब एक जिम्मेदार चीज है जो कितनी जिम्मेदारियां निभा रहा है,
4 जिम्मेदारी, ग्रुप की जिम्मेदारियों को सब ग्रुप भी निभाता है, तभी वो सब ग्रुप कहलाता है। तो आप बोलोगे सर ये एच के क्या है, तो याद रखना एच के कौन है बताऊं, एच के में आपका ग्रुप के कैसे एलिमेंट्स आएंगे। ग्रुप मान लो जी कोई एलिमेंट है और वो ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन ये जी कैसे तैयार होता है आपको मैं बता रहा हूं। एच के का हर एलिमेंट कैसे तैयार हुआ है, एच का एक एलिमेंट स्मॉल एच और के का एक एलिमेंट स्मॉल के गुणन से तैयार हुआ है। यानी यहाँ एच लिया गया है एच से और के लिया गया है कहाँ से, के से। इस तरीके से एच के तैयार होगा। यानी कि मान लीजिए एच है और ये के है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब एच के कैसे तैयार होगा, एक एलिमेंट उठाओ एच से, एक एलिमेंट उठाओ के से, दोनों गुणा कर दो, जो चीज बनेगी वो एच के का एलिमेंट बन जाएगी। फिर एच से एक एलिमेंट उठाओ, के से एक एलिमेंट उठाओ, दोनों गुणा करो, फिर जो चीज बनेगी वो कहाँ पे जाएगी, एच के में। मतलब एच के का हर एलिमेंट कैसे तैयार हुआ है, एच के एक एलिमेंट और के एक एलिमेंट के गुणन करके तैयार हुआ है। वो समझ में आया कि नहीं है। तो वो है, ये नियम क्या कहता है कि दो कॉम्प्लेक्सेस का गुणन करके इनवर्स करेंगे, होल इनवर्स, तो ये विपरीत क्रम में दोनों के इनवर्स के गुणनफल के बराबर होगा, यानी के इनवर्स एच इनवर्स। हम लोग अभी केवल पॉइंट्स देख रहे हैं, ये सब का प्रूफ फुल डिटेल में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। मगर अभी हम लोग फाइनल ईयर पढ़ रहे हैं तो हम लोग को केवल रिकॉल करना पड़ रहा है, हम केवल रिकॉल कर रहे हैं। बिकॉज जब हम आपका जो सेकंड पेपर है जब वो स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपको बीच बीच में मिलती जाएंगी, तो एक बार पढ़ लेने से क्या है फिर वो आपको कठिन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर की चीज़ है। और जो एग्जाम्पल से जब मैं बताते जा रहा हूँ तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे ही क्लियर होते जाएंगे। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, क्योंकि जो मैं बात बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे समय आएंगे, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब हमें किसी दिए गए उपसमुच्चय को, किसी दिए गए सबसेट को किसी ग्रुप का सब ग्रुप सिद्ध करना होगा। किसी ग्रुप का क्या सिद्ध करना पड़ेगा, सब ग्रुप। तब तुम लोग बोलोगे सर सब ग्रुप का डेफिनेशन भी आप बता दिए, एग्जाम्पल भी बता दिए, समझ भी आ गया, लेकिन जब असल में वो सिचुएशन आएगी जब हमको किसी उपसमुच्चय को सच में किसी ग्रुप का सब ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा, उस समय हम क्या करेंगे। यानी कि अब हम वो चीज़ देखने जा रहे हैं जिसका हमको आगे इस्तेमाल करना है। ये चीज़ आप बहुत याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है अपने आप में, हमको इसका प्रूफ नहीं देखना है। ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हम केवल ये जो कंडीशन है वो देखेंगे। जैसे मान लो जी कोई ग्रुप है, ठीक है, और एच मान लो कोई सबसेट है। अब वो सब ग्रुप उसको आपको दिखलाना है कि एच जी का क्या होना चाहिए, सब ग्रुप। अगर आप दिखलवाना चाहते हो, सिद्ध करना चाहते हो अगर एच जी का सब ग्रुप है, तो आपको ये कंडीशन सिद्ध करके दिखानी होगी। और ये कंडीशन यदि और केवल यदि, यानी कि ये प्रमेय दोनों तरफ से सच है। यानी कि अगर ए बी बिलोंग्स टू एच है और ये इंप्लाई करता है क्या चीज, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये चीज हमेशा आप याद रखना। कि यदि आप एच से दो एलिमेंट लेते हो ए और बी और आप ये दिखा देते हो कि ए बी इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एच, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि एच जी का क्या है, उप समूह है। और ये बात दोनों तरफ से सच है। इसका मतलब क्या है कि अगर एच जी का सब ग्रुप है तो ये बात जरूर सच होगी, और अगर किसी उप समुच्चय के किन्हीं भी दो अवयवों को लेकर आप ये बात सच करके दिखा देते हैं या ये बात उनमें लागू होती है तो एच जी का जरूर उप समूह होगा। यदि और केवल यदि का मतलब यही होता है, यदि एच जी का उपसमूह है तो ये बात सच होगी, और दूसरी तरफ से अगर ये वाली बात सच है तो निश्चित तौर पर एच जी का क्या होगा, उपसमूह होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चल करके जब भी हमको सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा कहीं पे किसी सवाल में, हम इसी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये अच्छे से याद रख ले रहो, इसको देख ले रहो, मेरे को याद भी हो गया। एच जी का सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, इट इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। ठीक है, एक और बात, एच जी का उपसमूह होगा यदि और, ये डबल तीर लगा रहता है ना इधर उधर, तो इसको यदि और केवल यदि बोलते हैं। एच एच इनवर्स इज इक्वल्स टू ये आपको याद बस रखना है, कभी काम आ गया तो अपन उसको लिखेंगे। अब देखो यदि एच और के जी के दो उपसमूह हैं, एच और के दो अलग अलग जी के दो उपसमूह हैं, तो दोनों उपसमूहों का गुणन भी जी का एक उपसमूह होगा, सिर्फ और सिर्फ तब यदि एच के बराबर क्या होगा, के एच होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कहते हैं, देखो अगला वाला ये है कि यदि H1 और H2 जी के दो उपसमूह है तो H1 इंटरसेक्शन H2 भी जी का एक उपसमूह का गारंटी के साथ। यानी कि दो उपसमूह मान लो है, एक उपसमूह मान लो कौन है, H1, ठीक है, और दूसरा उपसमूह मान लो कौन है, H2।
दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है आपको पता है, कॉमन हिस्सा। तो दो उपसमूहों का जो इंटरसेक्शन है वो गारंटी के साथ जी का एक उपसमूह होगा। दो उपसमूहों का इंटरसेक्शन जी का एक उपसमूह होगा, गारंटी है। लेकिन दो उपसमूहों का यूनियन, यूनियन मतलब यूनियन किसको बोलते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं, पूरा कलेक्शन आता है, कॉमन वाला एक बार गिना जाता है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि दो उपसमूहों का इंटरसेक्शन गारंटी के साथ जी का एक उपसमूह होगा, मगर ये जरूरी नहीं कि उन दोनों ही उपसमूहों का यूनियन भी जी का एक उपसमूह हो, जरूरी नहीं है। यूनियन की गारंटी नहीं है, इंटरसेक्शन की गारंटी है। ठीक है, तो तुम लोग बोलोगे सर यूनियन वाला क्यों नहीं होगा, और होगा तो कब होगा, तो उसकी भी कंडीशन में लिख दिया हूँ कि अगर H1 और H1 और H2 अगर जी के कोई दो सब ग्रुप हों तो दोनों का यूनियन जी का सब ग्रुप होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ तब सच होगी ये वाली बात, या तो H1 H2 के भीतर हो पूरी तरह से, या फिर H2 H1 के भीतर हो पूरी तरह से, यानी कि पिक्चर कुछ ऐसा हो, ये H1 हो, उसके अंदर H2 हो, या फिर H2 के अंदर कौन हो, H1 हो। इन दोनों में से किसी एक सिचुएशन में ही उन दोनों का यूनियन जी का एक सब ग्रुप हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से इस बात को सिद्ध करके बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। अभी यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे कि सर यूनियन क्यों सब ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और इंटरसेक्शन गारंटी के साथ सब ग्रुप क्यों होगा। तो ध्यान से देखना, मान लो जी जो है वो पूर्णांकों का समूह है। किसका समूह है, पूर्णांकों का। चलो हम लोग जेड कहते हैं तो मैं जेड लिख देता हूँ, पूर्णांकों का समूह है। और मैं यहाँ पर अभी आपके सामने दो उपसमूह लेता हूँ। कितने उपसमूह लेता हूँ, दो उपसमूह लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। H1 मैंने उपसमूह लिया है 0 +-2 +-4 +-6। आप समझ गए इसमें किस टाइप की संख्याएं हैं, दो दो के अंतराल वाली संख्या है, धन ऋण सब है इसमें। और मैं लेता हूं H2 = ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं यहां पे लेता हूं +-3 +-1 0 इसमें नहीं आएगा, +-1 +-3 +-5 +-7। देखो तो इसमें कुछ कॉमन है क्या, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। थोड़ा सा कॉमन वाला ले लेता हूँ, इसमें 3 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, +-3 +-6 +-9 +-12, और ये आगे चलते जा रहे हैं। मतलब ऐसा एग्जांपल लेना जिसमें कुछ कॉमन लिख। अब बताओ दोनों का कॉमन क्या हो, ये 2 का पहाड़ है, एक इसका पहाड़ है, 3 का पहाड़ है, इसमें कॉमन बताओ मेरे को क्या होगा। चलो हम एक काम करते हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों तैयार करते हैं, फिर देखते हैं कि जो ऊपर लिखी बातें हैं वो सर ने जो कही है वो सच है भी या नहीं। चलो एक काम करता हूं, दोनों का पहले मैं इंटरसेक्शन निकालता हूं। इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं पता है आपको, दोनों में जो कॉमन है उसी को लिखा जाता है। कॉमन क्या है बताओ दोनों में, +-6 है ना दोनों में, फिर +-12 आएगा, फिर कौन आएगा 18 आएगा, फिर कौन आएगा 24 आएगा, ठीक है क्या। और ये सब आते जाएंगे। और एक बात बताऊं आपको मैं, इसमें 0 भी मैं लिखता हूँ, 0 के बिना काम नहीं बनेगा, पूछो क्यों, सब ग्रुप है बाबा। क्या है ये भी कौन है, सब ग्रुप मतलब अपने आप में, और अपने आप में ग्रुप है तो ग्रुप में तो आइडेंटिटी होगी ना, ग्रुप में तो आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी होगी, वही आइडेंटिटी होगी जो आप उस ग्रुप में लेते हो। याद रखना, मैं आपको एक जबरदस्त वाली बात बता रहा हूँ, जैसे मान लो जी एक ग्रुप है और मान लो उसके 50 टोक सब, जितने भी चाहे सब ग्रुप हो जाए, ये सब उसके सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप होने के नाते खुद भी हर एक जन अपने आप में क्या है, एक एक ग्रुप है, और हर एक सब ग्रुप की अपनी अपनी क्या है, आइडेंटिटी है। मैं आपको बताऊं आइडेंटिटी कोई और नहीं, ग्रुप में जो ग्रुप की जो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है ना, वही आइडेंटिटी सब में होती है। आइडेंटिटी पूरे ग्रुप में एक जन होता है और वही आइडेंटिटी सारे सब ग्रुप का भी आइडेंटिटी होता है। ऐसा नहीं होता कि ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ और हो और उनके सब ग्रुप्स का आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ और हो, ऐसा नहीं होता है। बल्कि क्या होता है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का होता है वही आइडेंटिटी एलिमेंट सारे के सारे सब ग्रुप का होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होता है। समझ में आया कि नहीं है, पक्का। तो 0 वहां रहना पड़ेगा,
थोड़ी, ये देखो ऐसे होना चाहिए। अब ये 0 है यहाँ पे। अब बताओ ये सब ग्रुप है कि नहीं, चलो इसको देखो बड़ा, सब ग्रुप है कि नहीं है, दिमाग लगाओ, क्लोजर लॉ इसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किन्हीं भी दो संख्याओं जोड़ो घटाओ वापिस उसी इसी सेट की कोई संख्या मिलनी चाहिए। 12 6 जोड़ोगे 18 मिलेगा, 12 में 6 घटाओगे, 6 में 12 घटाओगे तो -6 6 दोनों है यहाँ पे, देख लो। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो जाएगा। इनवर्स 6 के लिए -6 है। इनवर्स मतलब क्या होता है, जिसका जस्ट उल्टा। 12 का इनवर्स यहाँ कौन है वहीं पे, है ना। इसको ऐसे ऐसे देखने के बजाय आप ऐसे भी देख सकते हो, 6 12 18 -6 -12 18, इस तरह भी आप इसको देख सकते हो, चलेगा। हम एक साथ लिखे हैं, +6 -6 एक साथ लिखा है, एक्चुअली वो दो जन है, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ, कोई डाउट है क्या। अब लो उन दोनों का यूनियन बताओ, चलो यूनियन करो। अब चलो यूनियन क्या होता है आपको पता है नहीं, यूनियन में दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं। चलो तो करो, तो 0 0 कॉमन है तो एक बार आएगा, फिर +-2 आएगा, +-3 आएगा, है नहीं। ऐसे करके इकट्ठा करते जाओ, +-4 आएगा, +-6 आएगा और चलते जाएगा, पक्का। अब देखो, अब मैं इस आपको दिखा रहा हूं कि यूनियन करने के बाद गारंटी नहीं है कि वो जी का सब ग्रुप बन जाए। पहले नियम में ये फेल हो गया। कैसे बताऊं, 3 दिख रहा है क्या इसमें, दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 4 दिख रहा है क्या इसमें, हाँ सर दिख रहा है। चलो तो अगर इसको जी का सब ग्रुप होना है तो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दोनों जोड़ के देखो, 7, और क्या 7 H1 यूनियन H2 में है, बताओ क्या 7 इसमें है, नहीं है। तो क्या हुआ, क्या H1 यूनियन H2 जी का सब ग्रुप सिद्ध हो पाया, नहीं हो पाया। लेकिन इंटरसेक्शन, तो इससे क्या हुआ सिद्ध, कि दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन हमेशा जी का एक सब ग्रुप होगा, लेकिन उन्हीं तो सब ग्रुप्स का, उन्हीं तो क्या, किन्हीं भी दो सब ग्रुप्स का यूनियन जी का एक सब ग्रुप हो, ये जरूरी नहीं। कब जरूरी होगा, जब या तो H1 H2 के भीतर हो, हाँ जैसे मान लीजिए H1 H2 को मैं, H1 मान लो ये है हमारा, और H2 मान लो मैं इस तरीके से डिफाइन करता, ठीक है। ये देखो H1 वही वाला है, और H2 मान लो मैं ऐसे डिफाइन करता, 0, ध्यान से समझना, +-4 +-8 +-16, सॉरी 12, फिर +-16। अब देख लो, अब H1 और यूनियन H2, अब देख लो, अब यूनियन करके दिखाऊंगा, क्या आएगा बताओ, मैं बताऊं करो ना यूनियन, क्या आएगा बताओ, 0 +-2, क्या आएगा बताओ, +-6 +-8, दोनों कंबाइन कर रहे हो ना, और घूम फिर के देख लो, ये कोई और नहीं है, वापिस क्या बन गया, वापिस H बनेगी। आप दोनों कंबाइन कर रहे थे, लेकिन कंबाइन करते करते वो कोई एक चीज तैयार हो गई। और आपको बताऊं ये इसमें जो जो है ना, इसमें एक का कौन है, किसका पहाड़ है, 4 का पहाड़ा, वो किसका पहाड़ा है, 2 का पहाड़ा। तो 4 के पहाड़े में जो आएगा वो 2 के पहाड़े में पहले ही से आएगा। बात समझ आ रही है, कि तब यानी कि H1 या तो H2 के भीतर हो या तो H2, तब जाकर के दोनों का यूनियन जब करोगे तो वो या तो H1 बन जाएगा या तो H2 बन जाएगा, जो बड़ा होगा वो बन जाएगा। और उन लोग तो ऑलरेडी सब ग्रुप है जी के, उन लोग तो ऑलरेडी सब ग्रुप है जी के, तो फिर यूनियन क्यों ना होगा, यूनियन भी होगा। समझ में आया। तो इस तरीके से इतने कंसेप्ट आज हमने देखे।